यह व्यंग दो प्रेमियों के बारे में है जिन्होंने आत्महत्या करी। नदी किनारे बैठकर दोनों ने अंतिम चिट्ठी लिखी। यह दुनिया क्रूर है, प्रेमियों को मिलने नहीं देती। हम इसे छोड़कर उस लोग जा रहे हैं जहाँ प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। प्रेमेंद्र ने कहा, प्रेमी प्रेमेंद्र। यह दुनिया बहुत बुरी है ना रंजना। रंजना व्यंग की नायिका है, प्रेमेंद्र नायक है। रंजना ने समर्थन किया, हाँ बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लग जाती रंजना? रंजना बोली, क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेमी जरा देर कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कहा, हम अनंत काल तक उस लोक में सुख भोगेंगे। प्रेमिका बोली, इसका भी क्या ठीक है, वहाँ मेरे चाचा चाची पहले से हैं ही। तुम्हारे चाचा भी वहाँ पहुँच गए हैं। वे लोग क्या हमें शादी करने देंगे? प्रेमी ने समझाया, उस लोक में कोई बंधन नहीं है। भगवान स्वयं कन्यादान करेंगे। बुजुर्गों के बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो चिट्ठी पर दस्तखत करो। रंजना ने कहा, नहीं पहले तुम। प्रेमेंद्र बोला, नहीं पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। रंजना ने कहा, पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। इस बात से सुसंस्कृत पुरुष खुश हो गया और उसने दस्तखत कर दिए। नीचे पुरुष की अनुगामिनी ने भी दस्तखत कर दिए। पानी में कूदते वक्त भी विवाद हुआ। नहीं पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। नहीं पहले तुम। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। सुसंस्कृत पुरुष को इस बार खुशी नहीं हुई। उसने संदेह से पुरुष की अनुगामिनी की तरफ देखा। उसने भी पलटकर संदेह से सुसंस्कृत पुरुष की ओर देखा। दोनों एक साथ साड़ी में बंधे और कूद पड़े। रास्ते में रंजना ने प्रेमेंद्र से कहा, तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून काटते हो, बड़ी गंदी आदत है। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम भी तो भैंस की तरह मुंह फाड़ कर जमाई ले रही हो, मुख पर हाथ क्यों नहीं रख लेती, बड़ी गवार हो। रंजना ने विषय बदलना उचित समझा और बोली, उधर घर के लोग अपने लिए बहुत रो रहे होंगे। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो खुश होंगे, सोचते होंगे बला टली, दहेज बचा। तुम्हारी 4 बहनें और बैठी हैं ना? रंजना ने तैश में कहा, और तुम्हारा बाप क्यों रो रहा होगा? मैं जानती हूँ वह तुमसे कितनी नफरत करता है। अब प्रेमेंद्र को विषय बदलना उचित मालूम प्रतीत हुआ। उसने कहा, छोड़ो इन बातों को, इधर घर बसाने की सोचो। वे उस लोग पहुँच गए थे। शाम को पार्क में घूम रहे थे। एक बेंच पर पहचाने से स्त्री पुरुष बैठे दिखे। पुरुष नारी का हाथ पकड़े था और नारी पुरुष के कंधे पर सिर रखे थी। प्रेमेंद्र ने ठिठक कर कहा, अरे ये तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर सक्सेना साहब हैं। रंजना ने कहा, और वह मेरी हेडमास्टरनी मिसेस शर्मा हैं। प्रेमेंद्र ने कहा, सक्सेना साहब बड़े सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे। हमने उन्हें कभी मुस्कुराते ना देखा। हम लोगों को तो आश्चर्य होता था, जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता उसके बच्चे कैसे हो जाते हैं। वे मुड़ने लगे, तभी हेडमास्टर ने पुकारा, शर्माओ मत बच्चों, इधर आओ। वे उनके पास चले गए। मिसेस शर्मा ने अपनी विद्यार्थिनी को पहचान लिया। थोड़ी देर औपचारिक बातें होती रहीं। वे अपने अपने विद्यार्थी से पार्क में घूमते हुए बातें करने लगे। हेडमास्टर ने कहा, प्रेमेन, तुम परेशान हो रहे हो कि मुझ जैसा कठोर, संयमी, सदाचारी आदमी मिसेस शर्मा से प्रेम कैसे करने लगा। बात ऐसी हुई कि 2 साल पहले एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में हम दोनों मैट्रिक्स की परीक्षा के नंबरों का टोटल कर रहे थे, तभी हमारा टोटल हो गया। 3 महीने पहले मिसेस शर्मा की निमोनिया से मौत हो गई और 1 हफ्ता पहले मैं भी हार्ट फेल से यहाँ आ गया। मैंने इसे कह दिया है, तुम्हारे विरह में आत्महत्या कर ली, लेकिन तुम उसे मत बताना कि मैं हार्ट फेल होने से मरा। उधर मिसेस शर्मा ने रंजना से कहा, मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी। वह बड़ा कठोर और सदाचारी आदमी बनता था। झूठ बोलना इसने यहाँ भी नहीं छोड़ा। मरा हार्ट फेल से और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आत्महत्या कर ली। देख, तुझे जो करना है जल्दी कर लेना, पुरुष का कोई भरोसा नहीं। यह हेडमास्टर चोरी चोरी अपनी साली की तलाश करता रहता है। उधर हेडमास्टर ने प्रेमेंद्र से कहा, इस लड़की का कोई पूर्व प्रेमी तो यहाँ नहीं है, जरा सावधान रहना, कुछ भरोसे नहीं। यह हेडमास्टरनी चुपके अपने स्कूल के संगीत मास्टर का पता लगाती रहती है। वे अपनी अपनी गुरुओं से दीक्षा लेकर आगे बढ़े तो देखा प्रेमेंद्र के चाचा अपने साहब की बीवी के हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। उसे झटका लगा। चाचा के बारे में वह ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था।
चाचा ने उसे देख लिया, बोले शर्माओ मत, हम सब यहाँ मुक्त हैं, मेम साहब से हमारा उधर चल ही रहा था। प्रेमेंद्र ने कहा मगर चाचा आप तो कहा करते थे मेम साहब बड़ी उल्टा औरत हैं। चाचा ने कहा सो तो हम उसकी तारीफ़ करते थे, अरे पतिव्रता होती तो हमारे किस काम आती, फ्लर्ट है तभी तो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। अब प्रेमेंद्र को पूरा विश्वास हो गया था कि जिनसे भी डरते थे वे सब नियम बंधन वहाँ नहीं है। वह रंजना से शादी करने के लिए कहता और वह उसे टालती जाती। एक दिन जब उसने कहा मैं सब जान गया हूँ, तुम छिपकर उस विनोद से मिलती हो, वह जो कार दुर्घटना में मर गया था, वह हेडमास्टरनी तुम्हें उससे मिलवाती है। तुम भूल गई यह वही विनोद है जिसके बाप ने तुम्हारे बापूजी को सस्पेंड कराया था। रंजना ने कहा तुम्हें भ्रम है, मैं उससे नहीं मिलती, तुम उससे प्रेम मत करने लगना। रंजना सुनकर बोली मैं भला उस बदमाश से प्रेम करूँगी, तुम उससे प्रेम ही करने लगी हूँ, मुझे तो विश्वास हो गया है। आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कैसे कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। प्रेमेंद्र ने कहा इसलिए कि तुमने उसे बदमाश कहा, प्रेम ना करती तो बदमाश ना कहती। रंजना ने छिपाना जरूरी नहीं समझा और बतला दिया मैं विनोद से विवाह करने वाली हूँ। प्रेमेंद्र ने रोना चाहा पर उस लोक में आंसू नहीं निकलते। उसने उसे भला बुरा कहा और आत्महत्या की धमकी देकर चला गया, पर आत्महत्या वह कर नहीं सका। उसने फांसी लगाने की कोशिश की, गर्दन ही ना कसी गई, रेल के नीचे लेट गया, पूरी गाड़ी निकल गई और उसे चोट ना आई। वह नदी में कूद गया, अतराता रहा। एक दिन इमारत की 5वीं मंजिल से कूद पड़ा, नीचे सड़क पर एक पुलिस वाले के ऊपर गिरा। पुलिस वाले ने हंसकर कहा क्या बच्चों का खेल खेलते हो। प्रेमेंद्र ने कहा मैं वहाँ 5वीं मंजिल से कूदा हूँ और तुम इसको बच्चों का खेल कहते हो। पुलिस वाले ने जवाब दिया तो क्या हुआ, तुम यहाँ 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो, पर तुम आखिर कूदे क्यों। प्रेमेंद्र ने कहा मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा पर आत्महत्या तो यहाँ हो ही नहीं सकती, हो जाए तो जीव यहाँ से कहाँ जाए। प्रेमेंद्र ने कहा तो हत्या तो हो सकती होगी, मैं उस हेडमास्टरनी की हत्या करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं हैं, तभी तो हत्या के लिए पुलिस वाले से सलाह मांगते हो। देखो हत्या भी नहीं हो सकती, वही समस्या है कि यहाँ से जीव जाए तो जाए कहाँ। बात क्या है, कुछ प्रेम वगैरह का मामला तो नहीं। प्रेमेंद्र ने कहा हाँ वह मुझे धोखा दे गई। पुलिस वाले ने कहा तो तुम प्रेम विवाह के संचालक से मिलो, वे मामला सुलझाएंगे। प्रेमेंद्र संचालक के दफ्तर गया, मैं तुम्हारे केस को विधाता के पास भेज दूंगा, तुम उनसे कल मिल लो। दूसरे दिन प्रेमेंद्र विधाता के सामने हाजिर हुआ। रंजना भी बुला ली गई। विधाता ने कहा तुम्हारा मामला हमने देख लिया है, तुम क्या चाहते हो। प्रेमेंद्र ने कहा अगर आप सीरियसली लें तो मैं आपको प्रभु कहूँ। प्रभु आप रंजना को मुझसे प्रेम करने का हुक्म दीजिए और बदजात हेडमास्टरनी को डिसमिस कर दें। विधाता ने कहा जहाँ तक प्रेम का संबंध है हमारे हाथ संविधान से बंधे हैं, प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं, यह प्राइवेट सेक्टर में है। वह हेडमास्टरनी भी अब हमारी नौकरी में नहीं, हम दूसरा पक्ष सुनकर समझौता कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। देवी रंजना तुम्हें इस संबंध में क्या कहना है। रंजना ने निवेदन किया प्रभु हमारी दुनिया में हमें स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए जो हमारे संपर्क में आता है हमें उसी से प्रेम करना पड़ता है। यह प्रेमेंद्र हमारे घर बचपन से आता रहा है, पिताजी इससे 5 सिगरेट मंगवाते थे। मेरे माता पिता इतने सख्त हैं कि मुझे अकेला कहीं न जाने देते थे, ना किसी आदमी को घर आने देते थे। मैं प्रेमेंद्र के सिवा किसी दूसरे पुरुष को जानती भी नहीं थी। इसी मजबूरी में जो हमारा संबंध हुआ हम उसे प्रेम कहने लगे। मेरा बस चलता तो मैं विनोद से प्रेम करती, मुझे वह पसंद था, पर उसके पिता ने हमारे बाबूजी को सस्पेंड करवा दिया था, इसलिए उसका हमारे यहाँ आना जाना नहीं होता था। पर यहाँ स्वतंत्रता है, मैं यहाँ अपनी इच्छा से प्रेम कर सकती हूँ, इसलिए मैं विनोद से प्रेम करती हूँ। परतंत्रता में जो हो गया वह स्वतंत्रता में नियामक नहीं हो सकता। विधाता ने प्रेमेंद्र से कहा तुम क्या कहते हो। प्रेमेंद्र ने दुखी प्रेमी के आधिकारिक रोष से कहा यही कहना है, हमें ऐसी जगह नहीं रहना, हमें वापस हमारे संसार भेज दिया जाए। इधर का भरोसा झूठा निकला। विधाता ने कहा तुम वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ भागते फिरोगे या कुछ करोगे भी। तब तक सचिव ने रिकॉर्ड देखकर बताया प्रभु इस लड़की की माता का कोटा ख़त्म हो गया है, 5 लड़की देनी थी सो दे चुकी, अब यह उसी परिवार में जन्म नहीं ले सकती। लड़के के बाप का अलबत्ता एक बेटा बकाया है। प्रेमेंद्र ने गुस्सा से कहा अजीब धांधली है, यहाँ भी हम अपना बाप नहीं चुन सकते। एक लड़की
किसी को देने में क्या लड़कियों का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा? विधाता ने नाराज़गी से देखा और कहा, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है प्रेमी महोदय। तुम इतनी जल्दी दुनिया क्यों छोड़े आए? किसी दुर्घटना में मारे हो क्या? परमेंद्र ने कहा, मैं प्रेम के कारण आत्महत्या करके आया हूँ। हम दोनों एक साथ नदी में कूद पड़े। वहाँ के दुनिया वाले हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे। विधाता ने कहा, मगर तुम ऐसे तैस में बात कर रहे हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो। दुनिया में और कोई काम ना था जो यहाँ चले आए? विधाता ने रंजना से कहा, देवी जी, आपका नया प्रेमी जब सुनेगा कि आप इनके प्रेम में आत्महत्या करके आई हों तो वह भी आपको छोड़ देगा। यहाँ सुंदरियों की कमी नहीं है। रंजना ने कहा, साहब, यह जगह हमें बिल्कुल पसंद ना आई। यहाँ कुछ निश्चित नहीं है। इधर की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो सकती। कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं होता। आप तो हमें हम लोगों की दुनिया में वापस भेज दीजिए। विधाता ने कहा, पर अब एक कठिनाई है। जो प्रेम में आत्महत्या करके आते हैं उन्हें फिर मनुष्य बनाने का नियम नहीं है। जिस कारण से उन्हें जीना चाहिए उस कारण से वे मर जाते हैं। उनमें मनुष्य के रूप में प्रेम करने का साहस और विवेक की कमी होती है। तुम्हारे लिए भी यह अच्छा नहीं है कि तुम फिर से मनुष्य बनो। एक बार बनकर देखा, प्रेम करके तुमने देख लिया, तुमसे बना नहीं, तुम में हिम्मत ही नहीं प्रेम को निभाने की। तुम दोबारा इस झंझट में ना पड़ो। कोई और जीवधारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं है। बोलो, कोई जानवर बनना चाहते हो? प्रेमेंद्र ने रंजना से कहा, बता क्या बनेगी? प्रेमेंद्र ने कहा, तुम ही बताओ। नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत आदमी हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। रंजना ने कहा, नहीं, पहले तुम बताओ। मैं स्त्री हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। ये था हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग प्रेमियों की वापसी। हरिशंकर परसाई ने रंजना और प्रेमेंद्र के माध्यम से एक अपरिपक्व प्रेमियों की मानसिकता को दर्शाया, उनमें विश्वास की कमी को बताया है। पुलिस वाले के माध्यम से व्यंग्यकार ने समाज में फैली उस व्यवस्था पर चोट करी है जिसमें हत्या के लिए पुलिस का सहयोग लिया जाता है। समाज के उस पहलू पर जहां स्त्री को पुरुष की अनुगामिनी के रूप में देखा जाता है, उस पर भी व्यंग्यकार ने तंज कसा है। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक सशक्त संदेश के साथ व्यंग्य का अंत किया है कि आत्महत्या करने वालों को मनुष्य शरीर धारण करने का अधिकार नहीं है। हेडमास्टर और हेडमास्टरनी का उदाहरण लेकर शिक्षकों में हो रहे संवेदनशीलता और नैतिकता के पतन के दृश्य को दर्शाया गया है। चाचा के माध्यम से जिम्मेदार लोगों को गैर जिम्मेदार देते हुए बताया गया है। उम्मीद है आपको ये व्यंग्य पसंद आया होगा। इसी कड़ी को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अगली पेशकश सुन सकते हैं। धन्यवाद।